Hello students, welcome back to Physics Giri. It's Anirban sir here. Before we start today's chapter, मैं चाहूँगा कि तुम लोग एक बार ये सोचो कि हमने पिछले चैप्टर में क्या सीखा. ये सोचो एक बार. The previous chapter was all about force analysis. हमारे पास एक सिस्टम होता है या बॉडी होता है और हम ये सोचते हैं कि क्या ये सिस्टम, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं. अगर मूव करेगा तो कितने एक्सेलरेशंस मूव करेगा. देखो, ऐसे क्वेश्चंस का अगर हमको जवाब चाहिए, वी हैव टू एनालाइज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम. हम एफबीडी बनाते हैं, उस पर फोर्सेस ड्रॉ करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं, उसके बाद हमको जवाब मिलता है कि इस सिस्टम का डायनेमिक्स कैसा होगा. इट वॉज ऑल अबाउट पार्टिकल डायनेमिक्स. अभी ये जो चैप्टर है, मैं कहूँगा कि ये जो चैप्टर है ये न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन का ही एक्सटेंशन है. इस चैप्टर में हम नए टेक्निक्स सीखेंगे, नए कंसेप्ट सीखेंगे, विच विल हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम फास्टर. मैं एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. सोचो ये जो तुमको पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में ये जो बंदा है, या ये जो बंदा है, ये इन दिस केस स्लाइड करके ऊपर से नीचे आ रहा है. ठीक है, ओके. ये जो बंदा है, मैंने क्या कहा, ये स्लाइड करके नीचे आ रहा है. और मैंने तुमको ये पूछा, ये बताओ कि ये जो स्केटर है, ये अगर इस फ्रोज़न माउंटेन के ऊपर से स्लाइड करके नीचे पहुंचेगा, जब ये नीचे पहुंचेगा इसका स्पीड कितना होगा, ये बताओ. व्हाट विल बी द स्पीड, या कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ये बताओ. अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है तुमको, अगर मैं इसको फोर्स एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करने का कोशिश करूँ, इट विल बी डिफ़िकल्ट, इट विल बी चैलेंजिंग. देखो, पॉसिबल तो होगा लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए होगा क्योंकि देखो, एज द पर्सन कम्स डाउन, हर जगह पर जो mg का कंपोनेंट है उसका वैल्यू बदलेगा, है ना. एंड पाथ, ये पाथ दिख रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी एक कर्वी पाथ है. तो अगर हमको निकालना है कि कितने स्पीड तक वो ग्राउंड तक पहुंचेगा, ये अगर निकालना तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स. बट अगर मेरे को वर्क का कंसेप्ट आता है, एनर्जी का कंसेप्ट आता है ना, तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पर हमको स्पीड पूछा गया है, हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. तो इन चीज़ों को करने के लिए हमको सबसे पहले हमको तैयार करना पड़ेगा, कुछ टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा, कुछ कंसेप्ट्स पहले हमको समझना पड़ेगा, तब जाके हम अपने इन आइडियाज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले जनता हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली वर्क होता क्या है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वर्क. देखो पीपल, एवरीडे डे टू डे लाइफ में हम वर्क को जैसे परसीव करते हैं, जैसे समझते हैं, जैसे अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वे वर्क इज़ डिफाइंड इन फिजिक्स. फिजिक्स में वर्क को जैसे डिफाइन किया जाता है वो एक अलग ही कंसेप्ट है टू द परसेप्शन दैट वी हैव ऑफ वर्क इन अवर डे टू डे लाइफ. देखो, फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है. वर्क इन फिजिक्स इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. मतलब देखो, अगर मैं वर्क डन को W लिखता हूँ तो मैंने क्या लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट of point of application of force. इसका मतलब क्या है यार. देखो ना, ये जो है ये परफेक्ट डेफिनेशन या परफेक्ट फॉर्मूला मैं नहीं कहूँगा. अलग अलग कंडीशंस आएगा, कभी फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, तब ये फॉर्मूला बदल जाएगा. बट बेसिक फॉर्मूला जो वो है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और जिस जगह पर फोर्स लगा है वो अगर डिस्प्लेस करता है, तभी जाके हम कहेंगे कि भाई इस बॉडी पे वर्क हुआ है. इज दैट क्लियर? चलो मैं तुमको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ. लेट अस से कि हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, ज़मीन पे रखा हुआ m मास का ब्लॉक है और इस पे तुमने फोर्स लगाया F जो कि कांस्टेंट है. एंड लेट अस से दैट द ब्लॉक हैज मूव्ड फॉरवर्ड. ये ब्लॉक आगे ट्रैवल किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है जनता, S डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है. तो ऐसे केस में फोर्स जहाँ पर लग रहा है वो तो S डिस्प्लेसमेंट किया है. मतलब इन दिस केस द ब्लॉक एंड जिस जगह पर ये फोर्स लगा है, बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली, बोथ ऑफ देम विल मूव एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस. सो इन दिस केस अगर मैं वर्क डन को लिखना चाहूँगा कि वर्क डन कितना होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल. इन दिस केस हम वर्क डन को लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर हमने फोर्स को कैसे माना है, कांस्टेंट माना है. ठीक है, अभी अगर तुम्हारे पास ऐसा सिनेरियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि तुम्हारे पास ऐसा एक ब्लॉक है m मास का, ज़मीन है, लेकिन इस बार तुमने फोर्स ऐसा लगाया, दिस इज F.
लेट अस से ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, लेट अस से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है, एंड लेट अस से दैट द ब्लॉक हैज मूव्ड फॉरवर्ड बाय डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बोलो जो भी बोलो, एस डिस्टेंस ही आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम वर्क डन डिफाइन करना चाहें, क्या डिफाइन करना चाहें, वर्क डन इन दिस केस, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसे केस में अगर मैं तुमको पूछूं कि इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्वियसली वो एफ नहीं होगा, एफ का ये वाला कॉम्पोनेंट होगा, यस, और उसका दूसरा कॉम्पोनेंट होगा इस तरफ, है ना जनता। तो ये वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा, एफ साइन थीटा। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कौन सा फोर्स है ये बताओ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कौन सा फोर्स है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा वाला फोर्स है। तो इस बॉडी पे अगर किसी ने वर्क किया होगा, अगर किसी फोर्स ने काम किया होगा, तो वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, दैट हैज़ टू बी एफ कॉस थीटा, वो एफ नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर एफ साइन थीटा जो है उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, बिकॉज एफ साइन थीटा इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, दोनों के बीच 90 डिग्री है, मतलब एफ साइन थीटा इस डिस्प्लेसमेंट को इफेक्ट नहीं कर सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, दैट मीन्स ये यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एफ कॉस थीटा। सो इन दिस केस वर्क डन विल बी डिफाइंड एज एफ कॉस थीटा इंटू एस, है ना। अभी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे कि तुमको दिख रहा है कॉस थीटा है, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं एफ डॉट एस वेक्टर भी लिख सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने क्या है, हमने पूरे फोर्स को एस के साथ डॉट कर दिया। इसका रीज़न क्या है? इसका ये रीज़न है क्योंकि यहाँ पर हमारा फोर्स कांस्टेंट है, और ये जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, दैट विल स्टे द सेम फॉर द एंटायर डिस्प्लेसमेंट एस। आर गेटिंग द पॉइंट? नाउ इफ यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेम ब्लॉक, एम मास का, ये ज़मीन है, यहाँ पर फोर्स एफ लग रहा है, लेट अस से एफ का वैल्यू मैं 2x² लिख देता हूँ। x इज़ द, लेट अस से चेंज, या x इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बता देता हूँ। लेट अस से x इज़ द पोजीशन ऑफ ब्लॉक, ये हमारा जो ब्लॉक है उसका पोजीशन है। लेट अस से कि यहाँ पर इसको मैं y एक्सिस मानता हूँ, ठीक है, इसको मैं लेट अस से x एक्सिस मानता हूँ, और यहाँ पर इस लोकेशन को मैं x = 0 मानता हूँ। तो अगर मैंने f = 2x² लिखा जनता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगता है, जैसे जैसे ब्लॉक का पोजीशन चेंज होगा, क्या कहा मैंने जनता, जैसे जैसे ब्लॉक का पोजीशन चेंज होगा, इस पे फोर्स जो लग रहा है वो भी चेंज होता जाएगा। अभी ऐसे केस में अगर हमको वर्क डन निकालना है, सोचो कि तुमने मुझे ये पूछ दिया कि सर ये बताओ कि x = 0 से लेके जब ये ब्लॉक x = 2 मीटर में पहुँचेगा, बताओ तो सर इस पर वर्क डन कितना होगा। या चलो मैं 2 मीटर में नहीं लिखता, कुछ अल्फ़ाबेट्स में ही रखता हूँ। लेट अस से x0 तक अगर तुम इस ब्लॉक को मूव करा दोगे तो इस ब्लॉक पे कितना वर्क डन हुआ होगा। अगर ये पूछा जाता है ये कैसे निकाला जाएगा, देखो जनता इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे सिचुएशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा फोर्स है, फोर्स का एक्सप्रेशन दे दिया 2x²। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, लेट अस से कि ब्लॉक अभी यहाँ पर है, लेट अस से दैट द ब्लॉक इज नाउ हैविंग ए पोजीशन ऑफ x, मतलब ब्लॉक यहाँ पर है तो इसका पोजीशन हमने x लिख दिया, ठीक है। अभी इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, 2x²। ये सर नो, ये तो फंक्शन है ना, f = 2x², दैट मीन्स व्हेन द ब्लॉक इज एट ए पोजीशन x, उस पर जो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर हमने x की जगह x पुट कर दिया, ठीक, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, 2x²। उसके बाद हम ये मानेंगे कि अगर हमने इस ब्लॉक को बहुत थोड़ा सा ही डिस्प्लेस किया, कितना, बहुत थोड़ा, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया। इनफाइनिटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखेंगे, ये इस तरफ कौन सा डिस्प्लेसमेंट को हम कौन से अल्फ़ाबेट से मेजर कर रहे हैं, x से मेजर कर रहे हैं, तो x की तरफ अगर बहुत ही छोटा इनफाइनिटेसिमल स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, उसको मैं क्या लिखूँगा, dx लिखूँगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। तो ऐसे केस में देखो लॉजिक ये है कि ऐसे केस में dx इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि इस छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम अपना फोर्स 2x² को कांस्टेंट मान सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन। dx displacement is so small that even though that the block moves along this direction by very small displacement dx, we can say that the force acting on the block will stay as what, 2x²। इस वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा बिकॉज dx डिस्प्लेसमेंट के चेंज के कारण
सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आएगा, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो अपना फोर्स 2x² फॉर द डिस्प्लेसमेंट dx सेम मान सकते हैं। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन बना होगा तो वो छोटा सा ही बना होगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यस पीपल। और अभी अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला है, तो इस एफ वेक्टर डॉट इन दिस केस जनता हम dx वेक्टर लिखेंगे। मतलब ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसी को ही यूज़ किया है, सिर्फ हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह इनफाइनिटली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds पुट किया है। क्यों dx क्यों पुट किया है, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा फोर्स है, फोर्स जो है वो बदलता है, पोजीशन के साथ बदलता है। आगे जाके ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर फोर्स टाइम के साथ बदलेगा, वट एवर बी द केस। ऐसे केसेस में अगर तुमको टोटल वर्क डन निकालना है तो तुमको एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए ही निकालना पड़ेगा। ठीक, अभी अगर मैं इसको खोलूँ, फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस 2x², है ना। डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इनटू dx। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, dx वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, एंगल बिटवीन देम इन दिस केस इज 0 डिग्री। बहुत ही सिंपल से है, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2x² इंटू dx, और यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज dw। अगर अभी हम इंटीग्रेट करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, 0 जब डिस्प्लेसमेंट था तो वर्क डन भी 0 था, बिकॉज फोर्स तब जस्ट लगना ही चालू किया है, डिस्प्लेसमेंट तब तक हुआ नहीं था। एट ए पोजीशन x0, जब ये ब्लॉक x0 वाले पोजीशन में पहुंच जाएगा, लेट अस से तब तक वर्क डन w हो चुका है। तो यहाँ पर w माइनस 0 है ना, हमने 2 को यहाँ रख दिया। x² इंटू dx को हम क्या लिख सकते हैं, x0³ 3। x² इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ 3। लिमिट्स पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, x0³ 3। सो इन दिस केस वर्क डन हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, दैट इज ट्वाइस x0³ डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द वर्क डन इन द केस। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने तुमको समझाया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है, वो लोग डायरेक्टली क्या कर देते हैं ना, 2x² इंटू x0 कर देते हैं। क्या कहा मैंने, 2x² इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं x0। ये नहीं कर सकते जनता, पूरे x0 के साथ तुम 2x² को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा फोर्स तो बदलते रहता है। जैसे जैसे ब्लॉक का पोजीशन बदलेगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू भी बदलता जाएगा। तो ऐसे केस में तुम वर्क डन एक झटके में टोटल वर्क डन नहीं निकाल सकते, तुमको इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा। एम आई क्लियर? ओके, चलो मैंने सारा सिचुएशंस जो तुम फेस कर सकते हो सबके बारे में बता दिया मैंने। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुमको बताना चाहूँगा कि मैंने जब वर्क डन डिफ़ाइन किया था, जो बेसिक तरीके से मैंने वर्क डन डिफ़ाइन किया था, मैंने बोला था वर्क डन इज़ नथिंग बट फोर्स इनटू, जो देसी वाला डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको लेके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में क्यों इतना स्पेशली मेंशन किया। ठीक है, अभी देख, लेट अस से कि हमारे पास एक बलून है। अच्छा सर, बलून अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, लेट अस से, अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ही बनाते बलून। ये हमारे पास बलून है, ठीक है ना। बलून है मतलब ये इलास्टिक है, इसका सरफेस दब सकता है। तो अभी हमने यहाँ से एक फोर्स लगाया F, यहाँ से एक फोर्स लगाया F। डेफिनेटली द नेट फोर्स ऑन द बलून इज इक्वल टू 0। करेक्ट पीपल, इस बलून पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, वो तो 0 ही होगा। मतलब बलून का अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, BALLOON, बलून का अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए वो तो 0 ही होगा। 0 क्यों होगा, बिकॉज यार नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बलून इन दिस केस इज इक्वल टू 0। बट अगर मैं तुमको पूछूँ व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। अगर मैंने तुमको पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, ध्यान से देखना। मैंने कैसे डिफाइन किया था वर्क डन को, मैंने बोला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैंने पूरे बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं किया था। बात को समझना, जब बलून को इस तरह से दबाओगे ना तो ये वाला साइड जो है वो थोड़ा सा ऐसा दब जाएगा। यस, जब इस तरफ से प्रेस करोगे इस तरफ भी बॉडी जो है, इसका सरफेस जो ऐसा थोड़ा सा दब जाएगा। तो देखो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ है ना, थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट। इस तरफ देखो, इस तरफ भी थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। मतलब जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, जिस जगह पे फोर्स लग रहा है वो तो मूव कर चुका है। वो पहले यहाँ था, अभी यहाँ पहुँच गया है। इस जगह पे फोर्स लगा था, अभी ये जो बैलून का सरफेस है वो अभी यहाँ पहुँच गया। तो जिस जगह पे फोर्स लगा था उस जगह का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ऐसे केस में वर्क डन बाय फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इन दिस केस कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा इस बलून पे।
और वो हम कैसे निकाल सकते हैं? अभी यहाँ पर तो तुमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा अगर तुमको एग्जैक्टली निकालना है कितना वर्क डन हुआ है। निकाल सकते हैं हम, बट बस मैं तुमको यही समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर इवन दो बलून जो है उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन फोर्स का वर्क डन 0 नहीं आएगा, बिकॉज फोर्स जिस जगह पे लग रहा है वो जगह डिस्प्लेस, वो जगह मूव कर रहा है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? ओके जनता, तो हमने वर्क डन का जो बेसिक डेफिनेशन है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूला के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो मैंने तुमको बता दिया। ठीक, अभी ना हम वर्क डन के साइन के बारे में डिस्कस करेंगे। सर साइन, क्या वर्क डन का साइन होगा? डेफिनेटली होगा। वर्क डन का फॉर्मूला हमने कैसे डिफाइन किया था? इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, दैट इज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर हम इसको खोले तो हमको क्या मिलेगा? एफ एस कॉस थीटा। यस और नो? अभी थीटा जो है ये पॉजिटिव भी होता है, थीटा जो है वो नेगेटिव भी होता है, एंड अकॉर्डिंगली वर्क डन का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। एक बार देखते हैं इसको, प्रॉपर्ली थोड़ा विजुलाइज करके देखते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या, ध्यान से देखो, फोर्स लग रहा है एट एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट। इन दिस केस इस थीटा का वैल्यू क्या है? इस थीटा का वैल्यू एक्यूट है। तो अगर एक्यूट है तो अगर मैं वर्क डन का वैल्यू लिखना चाहूँ विच विल बी एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दैट इज थीटा, और थीटा अगर एक्यूट है कॉस थीटा का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और हमारा वर्क डन का साइन भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? और एक बात जनता, मैंने क्या कहा कि अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट होता है, क्या कहा मैंने? अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट होता है तो वर्क डन का साइन पॉजिटिव आएगा। और ये वाला भी बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है जनता, यहाँ पर फिर से सेम चीज़ लिख रहा हूँ, एफ एस कॉस थीटा, और ध्यान से देखो यहाँ पर थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज है। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, वर्क डन का साइन भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। That means if force and displacement are at an angle which is more than 90 degree, in that case work done by the force on that object will be negative. You have to understand this, right? देखो ये जो मैंने तुमको समझाया ये तो मैथमेटिकली समझाया, थोड़ा सा अभी मैं इसी चीज़ को लॉजिकली समझाता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। साइन को लेके ये टेक्निक हमेशा याद रखना कि अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, इसमें कैच है। मैंने क्या कहा? इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग सेम डायरेक्शन, अभी तुम पूछोगे सर यहाँ पर फोर्स, आपने जो पिक्चर बनाया है इस पिक्चर में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग डायरेक्शन में है। दैट इज़ द रीज़न मैंने बोला कि इस बात को समझना, जब मैं फोर्स कहता हूँ मैं वो फोर्स कहता हूँ जो कि वर्क डन कर सकता है। एंड इन दिस केस मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इन दिस केस मैं जो यहाँ पर फोर्स मेंशन कर रहा हूँ, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एफ कॉस थीटा। कम ऑन पीपल, जब मैंने कहा कि वर्क कौन सा फोर्स कर सकता है, वो एफ नहीं कर सकता, पहले ही बता चुका हूँ। जो फोर्स काम कर सकता है वो एफ कॉस थीटा है। कमान पीपल, और एक बार, जो फोर्स काम कर सकता है वो कौन सा फोर्स है? वो एफ कॉस थीटा है। और मैं यहाँ पर जो लाइन में मैंने ये जो फोर्स मेंशन किया है वो मैं एफ कॉस थीटा के बारे में ही बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से याद रख सकते हो। और यहाँ पर अगर फोर्स का तुम कंपोनेंट देखोगे, लेट अस से इन दिस केस एफ एक्स लिख देता हूँ, ठीक है ना? एफ का जो भी कंपोनेंट इस तरफ आएगा ऐसा आएगा। सो इन दिस केस ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा जो फोर्स है इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन दैट केस वर्क डन का साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। फिर से जनता, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, वर्क डन इज ऑपोजिट। इफ दे आर ऑपोजिट, कौन ऑपोजिट? जो फोर्स वर्क कर रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट इफ दे आर ऑपोजिट, तब वर्क डन का साइन क्या आएगा जनता? तब वर्क डन का साइन नेगेटिव आएगा। इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। रियली सॉरी यार, पहले आई डिड नॉट वेट फॉर यू पीपल टू टेक ए स्क्रीनशॉट, भूल ही गया मैं इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा मेहनत करके उसका स्क्रीनशॉट्स लेके पहले वाले टॉपिक्स का अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, ओके फाइन। ओके पीपल, हम अपने डिस्कशन को और एक्सटेंड करते हैं। ठीक, देखो अब तक हमने जो डिस्कशन किया है ना, हमारे पिक्चर में, हमारे मूवी में सिर्फ एक ही फोर्स था,
लेकिन यार आगे जाके जब तुम अलग अलग सिस्टम्स एनालाइज करोगे, देखा भी होगा न्यूटन्स लॉस में कि एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लगते हैं, है ना, एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लगते हैं। जैसे कि इसको देखते हैं, यहाँ पर हमारा ये ब्लॉक है, इसको हमने इंक्लाइन प्लेन में रख दिया, एंड ये सरफेस रफ है। अगर ये स्किड करके नीचे की तरफ उतरता है, लेट्स से ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्किड करके नीचे की तरफ उतरता है, एक्स डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ट्रैवल करके नीचे उतर जाता है। ऐसे सिचुएशन में अगर हम ये देखें कि इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा, है ना। और ऐसे केसेस में अगर तुमको पूछा जाता है वर्क डन बताओ, बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पर मल्टीपल फोर्सेस है और हर किसी का वर्क डन अलग अलग हो सकता है। टोटल वर्क डन पूछे तो सबका वर्क डन निकाल के साइन के साथ ऐड कर दो। क्या कहा जनता मैंने? अगर तुमको ये पूछा कि सिस्टम पे टोटल वर्क डन क्या है, ये अगर पूछा जाए हर फोर्स के लिए कितना वर्क डन है वो निकालो, साइन के साथ निकालना। मैंने अभी बताया कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो सारे इंडिविजुअल वर्क डन्स को तुमको ऐड करना है अलॉन्ग विद साइन। और मैंने क्या कहा कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब तुम इसको करोगे तो ध्यान रखना इस बात का कि मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं और हर एक फोर्स का वर्क डन अलग हो सकता है। सो लेट्स एनालाइज दिस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैंने तुमको पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल इन दिस केस, वर्क डन बाय नॉर्मल, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। यहाँ पर सबसे पहले ये तो समझो कि नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, यस और नो। नॉर्मल, ये वाला जो नॉर्मल है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो अभी अगर मैं फॉर्मूला भी यूज़ करें, चलो नॉर्मल एन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स लिख दिया, इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा यार? एन इंटू एक्स इंटू क्या मिलेगा? कॉस 90। इन कॉस 90 क्या होता है? 0। दैट मीन्स इन दिस केस नॉर्मल का वर्क डन अगर पूछा जाए, नॉर्मल का वर्क डन कितना आएगा जनता? इन दिस केस नॉर्मल का वर्क डन 0 आएगा। हमेशा याद रखना, आज के बाद से हमेशा याद रखना, इफ ए फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज ऑलवेज 0। कम ऑन पीपल, क्या बोला मैंने? इफ ए फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, उसका वर्क डन हमेशा क्या होगा? उसका वर्क डन हमेशा 0 होगा। कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम से इतना n डॉट एक्स करके कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स दिखा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, फटाक से वर्क डन उसका 0 लिखना है। समझ में आया? इस चीज़ को हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे जाके बहुत यूज़ करना पड़ेगा इसको। अभी अगर तुमको कोई पूछे जनता, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? टेक ए स्क्रीनशॉट, ओके फाइन। नाउ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अगर तुमको कोई पूछे ये बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय mg इन दिस केस, है ना। अगर ये mg है तो मैंने क्या सिखाया था तुमको, mg का वर्क डन अगर निकालना है तो तुमको mg का वो कंपोनेंट पहले ढूंढ के निकालना पड़ेगा जो कि डिस्प्लेसमेंट के लाइन के अलॉन्ग, जो कि ये डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कि डिस्प्लेसमेंट जिस लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, किस लाइन के अलॉन्ग हो रहा है? इस लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। तो इस लाइन के अलॉन्ग mg का कितना कंपोनेंट आ रहा है वही तुम्हारे वर्क डन के फॉर्मूला में आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ mg का कितना कंपोनेंट इस तरफ आएगा, कम ऑन पीपल, mg का इस तरह का कंपोनेंट आएगा, हमेशा सिखाया है। अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है? mg साइन थीटा, ठीक है, mg साइन थीटा। सो वर्क डन का फॉर्मूला अगर डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना चाहो तो क्या लिख सकते हो? mg साइन थीटा, और mg साइन थीटा फोर्स लग रहा है और mg साइन थीटा जिस तरफ लग रहा है उस तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? x डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। एंड इन दिस केस वर्क डन का साइन क्या होगा? वर्क डन का साइन पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा जनता? एक बार सोच के दिखाओ। ट्रिक क्या सिखाया था? ट्रिक ये सिखाया था कि जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसका वर्क डन का साइन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कम ऑन पीपल, mg साइन थीटा नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट x भी नीचे की तरफ है, बोथ ऑफ देम आर अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दे आर पॉइंटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो उसका वर्क डन का साइन हम क्या लिख देंगे? पॉजिटिव। अभी तो बोलोगे सर नहीं ऐसे करके डिराइव नहीं करना, हम ना डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। फोर्स ड्यू टू mg डॉट एक्स वैक्टर, अगर हम इसको खोलें तो हमको क्या मिलेगा? फोर्स ड्यू टू mg इज mg, राइट, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो? x,
एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन एम जी वैक्टर एंड एक्स वैक्टर पीपल? एम जी वैक्टर एंड एक्स वैक्टर के बीच का एंगल कितना होगा जनता? बताओ बताओ। ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये एंगल कितना होगा जनता? ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा ज्योमेट्री चेक करके बता सकते हो, है ना? ये दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? कॉस 90 माइनस थीटा। एंड कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? एम जी साइन थीटा इंटू एक्स। देखो वही चीज़ आया है, वही चीज़ आया है। देखो जनता एक बात बता दूँ, अगर तुम फॉर्मूला यूज़ करो डायरेक्ट एफ डॉट एक्स या एफ डॉट एस, तब लेकिन साइन पुट मत करना, तब कॉस का वैल्यू के साथ ही साइन आ जाएगा। क्या कहा मैंने जनता? अगर तुम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तब कॉस अपने आप इस वर्क डन को साइन दे देगा। बट अगर डायरेक्टली तुम कॉमन सेंस यूज़ करके लिख रहे हो कि नहीं चलो फोर्स कितना है एम जी साइन थीटा और उस तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स, तो ये जो है एम जी साइन थीटा इंटू एक्स, ये तो हो गया तुम्हारा फोर्स का मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? अभी वो फोर्स पॉजिटिव वर्क डन है या नेगेटिव वर्क डन है, ये क्या है उसको समझाने के लिए हम एक इन दिस केस डायरेक्शन देख लेंगे। क्या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो हम उसके साथ प्लस लगा देंगे। और एक बार जनता मैंने क्या कहा, अगर तुम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तब प्लस माइनस पुट मत करना। कॉस थीटा का वैल्यू जब पुट करोगे अपने आप तुम्हारे वर्क डन के एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली तुम सीधा सीधा कॉमन सेंस अप्लाई करके फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तुमने एम जी साइन थीटा इंटू एक्स लिख दिया, तब तुमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि वर्क डन का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तब पॉजिटिव लिख देना, और अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो तुम नेगेटिव लिख देना। इज दैट क्लियर पीपल? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं पीपल। लेट्स सी द नेक्स्ट सिनेरियो। लेट्स सी केस 2। लेट अस से कि हमारे पास एक पेंडुलम बॉब है। क्या हमारे पास एक पेंडुलम बॉब? अभी हम सबसे पहले इस बॉब पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है वो देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इन फोर्सेस ने कैसा कैसा काम किया। ठीक? अच्छा, अभी अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल सिचुएशन कैसा है। बॉब पहले यहाँ पर था, हमने बॉब को पकड़ा और थोड़ा सा रेज कर दिया। अभी जो हमारा बॉब है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अभी मैं अगर इस बॉब को रिलीज कर दूं, इफ दिस बॉब इज रिलीज्ड, तो ये किस तरह मूव करेगा? इट विल मूव अलोंग दिस डायरेक्शन। एंड लेट अस से जब वो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंचता है, इस मूवमेंट के लिए कितना वर्क डन होगा ये पूछा गया है। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बॉल ए बी या ऑन द बॉब ए बी बाई एम जी बाई टेंशन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इस पर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है वो शो कर देते हैं। एक तो हो गया एम जी, दूसरा हो गया टेंशन टी। ठीक है, अभी पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर नो डाउट द बॉब विल बी मूविंग इन दिस मैनर। एक मिनट, बॉब तो ऐसा मूव कर रहा होगा, बट इस वक्त का जो डिस्प्लेसमेंट होगा एट दिस मोमेंट वो कुछ ऐसा होगा। लेट अस से स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एस वेक्टर ऐसा होगा। और डी एस वेक्टर हमेशा किस तरफ है? दिस इज अलोंग टेंजेंट। मैंने पढ़ाया था व्हेन एनीथिंग मूव्स इन ए सर्कल उसका टेंडेंसी ऑफ मोशन हमेशा कैसा होता है? टेंजेंशियल। और टेंशन किस तरफ है जनता? टेंशन हमेशा रेडियल डायरेक्शन में, मतलब बिकॉज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको सेंटर मान के ये हमारा जो बॉब है ये सर्कल में घूम रहा है, तो टेंशन सेंटर की तरफ, टेंशन जो है वो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि टेंशन जो है वो रेडियल डायरेक्शन में है ना? दैट मीन्स द एंगल बिटवीन टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी, कहाँ पर भी तुम देखो, चाहे यहाँ पर देखो या थोड़ा नीचे आने के बाद भी देखो, टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होगा। और मैंने क्या सिखाया था? ऐसे केस में वर्क डन बाय टेंशन अगर लिखना चाहोगे तुम क्या लिख दोगे? डायरेक्टली 0, बिकॉज यहाँ पर टेंशन वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये चीज़ मैंने तुमको पहले भी सिखाया है कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है तो उसका वर्क डन हमेशा 0 ही होगा, है ना? ठीक है, अभी अगर तुमको ये पूछा जाए बताओ वर्क डन बाय एम जी क्या होगा, यहाँ पर ना मैं तुमको एक छोटा सा ट्रिक सिखाना चाहूँगा। सो ट्रिक समझने के पहले एक बार देखो कि हम जो वर्क डन का डेफिनेशन देते हैं ना, जो कॉमन सेंस वाला जो डेफिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसको अगर मैं थोड़ा सा डिकोड करूँ तो मैंने क्या कहा था? फोर्स
कौन सा फोर्स? फोर्स along लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। along लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? याद है ना, मैंने तुमको इस केस में बताया था कि यहाँ पर वर्क डन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा किस तरफ हुआ? इज इट नॉट along द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? यस। तो हम वो लिख रहे हैं फोर्स along द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये मैं नहीं लिख रहा, इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अभी इस चीज़ को हम थोड़ा घुमा के भी लिख सकते हैं। अभी हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने डायरेक्टली फोर्स लिख दिया इनटू डिस्प्लेसमेंट along डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो फोर्स है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उस तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी हम लिख सकते हैं। हमको जवाब एक ही मिलने वाला है। वी आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। ठीक है, जैसे कि इन दिस केस मैं ये पिक्चर फिर से बनाता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है? mg। ठीक है, mg विल ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अभी अगर वर्क डन बाय mg पूछा जाए जनता, क्या पूछा जाए? वर्क डन बाय mg, जो नया फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी mg जो है जनता वो वर्टिकल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, mg जो है वो कैसा है? वर्टिकल है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस बॉल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ कर ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये वाला लेंथ कितना होगा? कैन आई से दैट इज l cos थीटा? यस, दिस लेंथ इज l cos थीटा। सो जब ये बॉल यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचता है, कैन आई से दैट द बॉल हैज़ गॉन डाउन वर्टिकली बाय a distance of this entire length is l। उससे अगर मैं l cos थीटा माइनस कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। यस और नो? ये कितना होगा? दिस इज l माइनस l cos थीटा। सो l माइनस l cos थीटा क्या है जनता? इसको देखो जनता, ये क्या है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। बॉब यहाँ था, वो ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचता है, बट हमको इस डिस्प्लेसमेंट में ध्यान नहीं देना। हमको देखना है कि mg किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? जब बॉब यहाँ था पोजीशन ये था, जब बॉब यहाँ पहुँचा पोजीशन ये हुआ। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, सो इन दिस केस वर्क डन का साइन हम क्या लिख देंगे? प्लस। और हम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम क्या लिख देंगे? l कॉमन ले लिया तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। बोलो, डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? कुछ भी डाउट है प्लीज़ तुम मुझे कमेंट करके बताना, आई विल गेट बैक टू यू। सो दिस इज द फोर्स। ठीक है, देखो और भी अगर अपने आप को कन्विंस करना है तो ध्यान से देखो। पहले जो हमने केस लिया था ये m ब्लॉक था, इसमें f फोर्स लग रहा था और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हमने s मान लिया था, दिस इज थीटा। तो अभी अगर मैं बताऊं अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ करूं जो जस्ट नाउ तुमको मैंने ट्रिक सिखाया है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम s का इस तरफ कितना कॉम्पोनेंट आता है वो देखेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर ये s का कंपोनेंट इस तरफ गिरा तो ये वाला कितना हो जाएगा? s cos थीटा। हाई है ना? सो इन दिस केस s cos थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम क्या लिखेंगे? f वेक्टर डॉट s वेक्टर। कैसे लिखेंगे? f इंटू s इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? f इंटू s cos थीटा लिख सकते हैं, या f cos थीटा इंटू s लिख सकते हैं। अगर मैंने f इंटू एस कॉस थीटा लिखा, इन दैट केस इट इज़ व्हाट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर हमने f cos थीटा इंटू एस लिखा, इसका मतलब क्या है? फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? एनीथिंग विल डू। ठीक है।